Okay. Now I have a beehive coke oven process. The main disadvantage of the beehive coke oven process was that byproducts आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे. तो इसीलिए ऑटो हॉफमैन जो है जर्मन था, उसने एक प्रोसेस डेवलप करी कि मुझे मेटलर्जिकल कोक भी मिल जाए और मेटलर्जिकल कोक के साथ मुझे मेरे बाय प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो हॉफमैन्स बाय प्रोडक्ट प्रोसेस या सिर्फ बाय प्रोडक्ट कोक ओवन. अब देखें, टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस. पहली बात तो ये, जो ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट कोक ओवन है, ये क्यों बनाया गया? जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी है ना कार्बनाइजेशन प्रोसेस की, वो कम है. किसमें कम है? बीहाइव ओवन में 60% इज नॉट दैट ग्रेट. उसको आपने बढ़ानी है. तो ऐसी कोई प्रोसेस डिजाइन की गई कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, बिकॉज द मोर एफिशिएंट अ प्रोसेस इज द बेटर इट इज. Number two, recover the valuable byproducts like coal gas, benzene and ammonia. HTC में जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कोल गैस भी होगी, बेंजीन भी होगी, अमोनिया भी होगी. मुझे ये चीज़ें रिकवर करनी है. कोल गैस मेरी फर्दर यूज़ हो सकती है, बेंजीन मेरी यूज़ हो सकती है इन अदर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है, प्लास्टिक्स में यूज़ हो सकती है, कहीं और यूज़ हो सकती है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हो सकती है. एंड अमोनिया, अमोनिया के फर्दर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, यूज़ हो सकती हैं, उससे आप फिर फर्टिलाइज़र बना सकते हो. तो दीज आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट यू वांट. एंड अगेन ये देखें, हॉफमैन प्रोडक्ट के अंदर देखें, जो मेरा प्रोडक्ट है वो अमोनिया है. अमोनिया क्लियरली बता रहा है कि ऑटो हॉफमैन प्रोसेस जो है वो एचटीसी के अंदर है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नहीं हो रहा, अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस हो रहा है, विच इज वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलटीसी. तो ये की पॉइंट्स देखा करें. गलती से कोई स्टूडेंट कैन राइट अमोनियम, आई विल मार्क दैट रॉन्ग. अमोनियम, अमोनियम नहीं, अमोनियम लिकर, अमोनियम लिकर या अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म कैन ओनली बी फॉर्म्ड इन द एलटीसी. एचटीसी के अंदर टेम्परेचर इतना हाई है कि जो आपका लिक्विड जो एलटीसी में बनता है वो गैस बन जाता है. तो इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रोडक्ट्स देखें मेरे कहाँ हैं. मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स दे सकता हूं और बोल सकता हूं कि बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट डिवाइस अ प्रोसेस यूज्ड इन द इंडस्ट्री. तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यू शुड नो योर प्रोडक्ट्स, द कॉन्सेप्ट शुड बी देयर. ऑटो हॉफमैन डेवलप द मॉडर्न बाय प्रोडक्ट कोक ओवन. तो ऑटो हॉफमैन ने ये प्रोसेस बनाई. अब ये जो ऑटो हॉफमैन की प्रोसेस है, अभी इसका जिक्र करते हैं. ये जो इसकी प्रोसेस है, पहले इसकी बात करते हैं. इसने एक प्रोसेस ये बनाई, ये चेंबर है. इस चेंबर के अंदर ये इसने 4 मजीद चेंबर हैं. ध्यान रखना पड़ेगा. जब आप हॉफमैन प्रोसेस बात कर रहे हैं तो इसके पास यहाँ पर 4 चेंबर हैं. These chambers are labeled 1, 2, 3, 4. ऑब्वियसली बात है, आपने कोई इनलेट देना होगा जहां से आपकी एयर आप एंटर कर रहे हैं और कोई प्रोड्यूसर गैस एंटर कर रहे हैं. और जब आप कोई चीज एंटर करेंगे तो आपने कोई चीज, आपको मैंने क्या कहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एचटीसी इज कोल गैस. तो कोई कोल गैस यहां से रिमूव होगी, कोई कोल गैस रिमूव होगी. उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. ये जो चीजें हैं ना, टार, अमोनिया, naphthalene, benzene and hydrogen sulfide, these are the byproducts of coke. These are the products which could not be recovered in the beehive oven. और हम अपना नुकसान कर रहे थे क्योंकि हमें ना टार मिल रहा था, ना अमोनिया मिल रहा था, ना नेफ्थलीन मिल रहा था, ना बेंजीन मिल रहा था, ना हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहा था. और
कुछ आपकी वेस्ट गैसेज होंगी। अच्छा, अगर आप ये डायग्राम बना रहे हैं, सिंपल कर कर बना रहे हैं, तो आपको इसको इसी तरह डब्बों में नहीं बनाने की जरूरत है। आप इसको ब्लॉक डायग्राम में बॉक्स के अंदर कर कर बना सकते हैं। आप मेन एक प्रोसेस बना सकते हैं कि आपने एक यहाँ पर एक डब्बा दिया, उसके अंदर आपने 4 चेंबर दिए, 1 2 3 4 मेजर आपने कर दिया। मगर इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपने देखनी है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप हाइड्रोजन सल्फाइड पहले रिकवर करें, बेंजीन उसके बाद, टार उसके बाद, अमोनिया उसके बाद। ये एक ऑर्डर होती है। ऑर्डर क्या है? सबसे पहले टार निकलेगा, उसके बाद अमोनिया निकलेगा, उसके बाद सर आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल। नेफ्थलीन निकलेगा, फिर बेंजीन। सर आप सेकंड, सर आपकी आवाज कट रही है। कुछ बोल रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ आप वाला। अब मेरा ख्याल है अब क्लियर हो गई होगी। मैं ये बोल रहा था कि जब आप इसकी बात कर रहे हैं इस प्रोसेस की, एक ऑर्डर के अंदर आपके बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। टार हमेशा अमोनिया से पहले निकलेगा। आप अमोनिया पहले नहीं निकाल सकते, टार बाद में नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये जो कंटेनर लगे हुए हैं ये एक ऑर्डर में लगे हुए हैं: टार, अमोनिया, नेफ्थलीन, बेंजीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। You should know that they come out in this order if you make the diagram. The easiest way to learn this is कि मैं किस तरह इसको लर्न करता। मैं इसको ऐसे लर्न करता कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते टैन एच, यानी टैन बी एच। इसको आप यूं रख लें कि टैन बी एच इस तरह कर लें कि टी फॉर टैन, टी फॉर टार, ए फॉर अमोनिया, एन फॉर नेफ्थलीन, और बी और एच तो सबको मालूम होगा, बेंसन एंड हेजेस से याद रख लें। बेंसन एंड हेजेस का तो नाम सुना हुआ है ना, तो बेंसन एंड हेजेस से याद रख लें आप इसको। तो आपको मैंने आपको पूरा एक तरीका बता दिया कि आप प्रोडक्ट किस तरह याद रख सकते हैं, टैन, बेंसन एंड हेजेस। तो आपको अपने प्रोडक्ट नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, अब आप प्रोसेस की याद कराएं जी। सर ये 4 कहाँ पर है चैम्बर्स, आप एरो लगा के बता देंगे? अभी मैं और ये प्रोड्यूसर गैस अभी आ रहे हैं इस बात के ऊपर। ये एक चेंबर, ये दूसरा चेंबर, ये तीसरा चेंबर, ये चौथा चेंबर, ये 4 चेंबर्स हैं। ये मुझे सिंपलेस्ट डायग्राम लगा था, इससे ज़्यादा सिंपल भी हो सकते हैं, मगर अब आपको अगर आपको कोई और डायग्राम बनाना है तो आप कोई और बना सकते हैं। चलें, द बाय प्रोडक्ट कोक मेथड। The byproduct coke method consists of rectangular chambers of length 15 मीटर। 15 मीटर इनकी लेंथ होती है, हाइट इनकी तकरीबन 5 मीटर की होती है, विथ अबाउट 0.4 मीटर, विथ रिमूवल डोर्स एट बोथ एंड्स। ये जो 4 चेंबर हैं, दोनों एंड के ऊपर इनके पास रिमूवल डोर्स होते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। The oven will consist of a number of silica chambers where each chamber is provided with a charging hole at the top. These are the silica chambers: chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Now all these chambers will have a where they have the products are going to escape. These are all 1 2 3 4, सब में एक ना एक ओपनिंग है। These were the parts. Third point, in the silica chamber and the chambers are closed. Again बात वही हो रही है कि मैं कोक प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कोक जो प्रोड्यूस होती है वो कोल के बगैर नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो सबसे पहले मुझे कोल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोल को इंट्रोड्यूस करूँगा इन द सिलिका चेम्बर एंड द चेम्बर्स आर क्लोज। ये जो आपका मेन जो सिलिका चेम्बर है, इसके अंदर मैं कोल को डालूंगा और आपके सारे जो चेम्बर्स हैं वो बंद कर दूंगा। हो गया। The chambers are heated to about 1200 degrees Celsius by burning the preheated air and producer gas mixture in the interspaces between the chambers. आपने अगेन थोड़ी सी एयर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है कि आपने कोल को इग्निशन देना है।
जैसे बी हाइव ओवन के अंदर आपने इग्निशन दिया था, इसी तरह आपको कोल को इसमें इग्निशन देने की जरूरत है। तो आपने अपनी एयर को दे दिया, उसको प्री हीट कर दिया और प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर को आपने ऐड कर दिया इन द स्पेसेस बिटवीन द चेम्बर्स। The air and gas are preheated by sending them through the second and third hot regenerator. अब देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि एयर और प्रोड्यूसर गैस जो आप देते हैं वो आप सेकंड में देते हैं और थर्ड में देते हैं। ये आपके रीजेनरेटर्स हैं, रीजेनरेटर 1 2 3 4 ये लेबल्ड हैं। आपने एक में एयर देनी है, एक में प्रोड्यूसर गैस देना है, यानी सेकंड रीजेनरेटर में आप एयर दे रहे हैं, थर्ड के अंदर प्रोड्यूसर गैस दे रहे हैं। फर्स्ट और फोर में कुछ नहीं करना है फिलहाल। द हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कार्बनाइजेशन, जब आप कार्बनाइजेशन करेंगे तो कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कार्बनाइजेशन हो रही होती है तो तीन चीजें निकलती हैं, सॉलिड भी निकलता है, गैस भी निकलेगी, लिक्विड भी निकलेगा। जो आपका गैस निकल रही है प्रोडक्ट के अंदर उसको हम फ्लू गैस बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लू पाइप से निकलती है। सो द हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग carbonization are allowed to pass through the first and fourth regenerator until the temperature has been raised to 1000 degrees. ये जो आपकी फ्लू गैसेस जो आपकी निकल रही हैं ना प्रोसेस के अंदर, जो आपकी फ्लू गैसेस निकल रही हैं वो देखें चेंबर 1 से बाहर जा रही है और चेंबर 4 से जा रही है। चेंबर 4 के अंदर ये देखें ये जा रही है, ये चेंबर 4 के थ्रू निकल रही है कोल गैसेस। चेंबर 1 के अंदर वेस्ट गैसेस। तो फ्लू गैसेस के अंदर आपके काम की गैस भी हो सकती है, आपकी वेस्ट गैस भी हो सकती है। जो आपके काम की गैस है वो कोल गैस है, जो आपकी वेस्ट है वो आपकी वेस्ट गैस है। तो देखें चारों चेंबर्स आपस में डिवाइडेड हैं, एक चेंबर में एयर है तो एक चेंबर में प्रोड्यूसर गैस है। जो बीच वाले दो हैं उसके अंदर एयर और प्रोड्यूसर गैस हैं, बाकी जो कोने वाले हैं ना, एक के अंदर आपकी वाटर गैस सॉरी वेस्ट गैस है, दूसरी के अंदर कोल गैस है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेस्ट गैस और कोल गैस में से फ्लू गैस कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? कौन सी इसमें से फ्लू गैस है? कोल गैस फ्लू गैस है या वेस्ट गैस फ्लू गैस? कोल गैस सर। वेस्ट गैस जी हाँ? काम किया सर। कोल गैस सर नहीं, देखें वेस्ट गैस इज सर, वेस्ट गैस इज। फ्लू गैस का डेफिनेशन क्या होता है? फ्लू गैस इज दैट गैस जो आपके प्रोडक्ट में निकल रही है। जब मैंने कंबशन रिएक्शन किया था, मैंने जब ये किया था, जो आपके सिंपल वर्ड्स में जो आपके प्रोडक्ट में निकल रही है। अब जब आपने प्रोडक्ट के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन वाले हमने न्यूमेरिकल जब किए थे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकला था, नाइट्रोजन भी निकला था, ऑक्सीजन भी निकला था, वो तमाम चीजें फ्लू गैस थी। तो इट डज नॉट मैटर कि आपकी गैस काम की गैस हो या आपकी गैस वेस्ट की गैस हो, अगर वो कंबशन से बाहर निकल रही हैं तो दे आर फ्लू गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोल गैस भी आपकी फ्लू गैस है और वेस्ट गैस भी आपकी फ्लू गैस है। ये नहीं देखा जाता कि वेस्ट है या कोल काम की है। तो अगर मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया और इससे आपसे पूछा कि विच ऑफ दीज गैसेस इज फ्लू गैस, दिस इज आल्सो अ फ्लू गैस। दिस इज आल्सो अ फ्लू गैस। बात समझ आए? फ्लू गैस का डेफिनेशन क्या होता है? तो ये नहीं देखिएगा कि वेस्ट गैस है तो वो फ्लू गैस नहीं हो सकती। अच्छा, जो फर्स्ट एंड फोर्थ रीजेनरेटर्स हैं सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। heated by heat है। एक सेकंड रुके। जो आपकी रीजेनरेटर यहाँ पर है, रीजेनरेटर का काम क्या होता है? टू रीजेनरेट हीट। जो आपकी फ्लू गैस प्रोड्यूस होती है, लाजमी बात है आपकी फ्लू गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो फर्स्ट एंड फोर्थ रीजेनरेटर हैं वो उसी फ्लू गैस से दोबारा हीट हो जाते हैं, और जो सेकंड एंड थर्ड रीजेनरेटर्स हैं
दे आर यूज्ड फॉर हीटिंग द इनकमिंग एयर एंड गैस मिक्सचर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड रीजेनरेटर का क्या फंक्शन है, जो सेकेंड और थर्ड रीजेनरेटर है दे आर यूज्ड फॉर हीटिंग द इनकमिंग एयर एंड गैस मिक्सचर। जो प्रोड्यूसर गैस है वो आपका गैस मिक्सचर है। तो जो गैस मिक्सचर है वो आपका थर्ड रीजेनरेटर हीट करेगा, और जो आपके सेकेंड रीजेनरेटर है वो आपकी एयर को हीट करेगा। और आपको ये हीट चाहिए ताकि आपका रिएक्शन प्रोसेस हो। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द हीट, द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। और जो पहले और चौथे रीजेनरेटर हैं वो आपकी हॉट फ्लू गैसेस से रीजेनरेट होते हैं। और हॉट फ्लू गैसेस कब प्रोड्यूस होती हैं? हॉट फ्लू गैस तभी प्रोड्यूस होगी जब कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस होगा। जब शुरू के अंदर आपने थोड़ी सी हीट दी है, आपने जब शुरू में थोड़ी सी हीट दी है तो आपका जो कंबशन है वो स्टार्ट हो गया है। डेफिनेटली जब कंबशन स्टार्ट हो गया है तो कोई ना कोई फ्लू गैस प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, आगे की प्रोसेस सेम है। व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आपका कोक प्रोड्यूस हो गया, द कोक इज रिमूव्ड एंड क्वेंच्ड विद वाटर। अगेन क्वेंचिंग क्यों की जाती है? क्वेंचिंग इसलिए की जाती है ताकि वो ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए, जो आपका पार्टिकुलर मैटर है वो कम हो जाए। तो क्वेंचिंग इज डन टू मेक इट मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड रिमूव द particulate matter. The most important line in this is the time taken for complete carbonization is about 12 to 20 hours. Beehive oven में क्या था? 3 to 4 days, यानी about 96 hours. इसमें कितना है? 12 to 20 hours, एक दिन से भी कम। और इसकी एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी वाइज इट इज अराउंड 70%। तो ये दोनों हिसाब से अच्छा है। एक हिसाब से ये अच्छा है कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, 70% इज बेटर देन 60%। दूसरे हिसाब से अच्छा है कि इसका टाइम कम है, 12 to 20 आवर्स। तीसरे हिसाब से अच्छा है, द वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स लाइक कोल गैस, टार, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड बेंजीन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फ्लू गैस। जो आपकी फ्लू गैस है ना, ये 5 चीजें आपकी रिकवर कर सकती हैं। देखें, आपकी जो फ्लू गैस है, फॉलो माय माउस, आपकी जो फ्लू गैस है वो इस आउटलेट से बाहर निकल रही है। एक तो कोल गैस बाहर निकल रही है, एक यहां से बाहर निकल रही है। मुझे 1 मिनट दें प्लीज। एक जो आपकी फ्लू गैस है ना, फ्लू गैस 2 जगह से निकल रही है। एक तो ये ऊपर से निकल रही है, आपकी जो कोल गैस जो बाहर जा रही है, प्रोसेस से। ये मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब लिक्विड है और गैस। जब ये लिक्विड यहां से जा रहा है, इधर जा रहा है, इस वक्त ये लिक्विड अच्छा मुबश्शिर, इसका जवाब मुझे आप दें। मुझे ये बताएं, यहां पर जो टार है इसका फेस क्या होगा? टार का फेस क्या होता है? सर वैसे तो लिक्विड होता है, लेकिन ये क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो इसको नहीं, गैस लिक्विड ही होगा। सॉलिड होता है, या विस्कस लिक्विड होगा। हाँ, ये लिक्विड ही होगा या सॉलिड ही होगा। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये लिक्विड इसलिए होगा क्योंकि ये इस यूनिट के अंदर है। इस यूनिट के अंदर ये लिक्विड बन जाएगा। मगर अगर यही यहाँ पर हो तो या ये क्रूड किस फॉर्म में होगा? सर रिपीट करेंगे क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आई थी। जो ये कंपोनेंट्स हैं जो इधर जा रहे हैं, इस एरिया के अंदर ये कौन से फेज के अंदर होंगे? यहाँ पर मैंने मान लिया ये लिक्विड है, बेंजीन भी लिक्विड है, नेफ्थलीन भी लिक्विड है। इस फेज में क्या होंगे?
सर इस स्पेस में गैसियस हो सकते हैं? गैसियस होंगे, हो नहीं सकते, होंगे। यहाँ पर आपने इतना टेम्परेचर दिया है कि जब ये फ्लू गैसेस के तौर पे निकल रहा है, देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्लू गैस के तौर पे निकल रहा है, तो फ्लू गैस के तौर पे निकल रहा है तो इस इधर जो फेज होगा वो गैसियस फेज होगा, मगर ये जब प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगी, फर्दर प्रोसेस होंगी, तो यहाँ पर इनका फेज दोबारा चेंज हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, फिर एक प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर आपको बेंजीन लिक्विड मिलेगा, मगर ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो चीजें निकल रही हैं वो गैसियस फेज में होंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। 1000 डिग्री सेल्सियस कोई कम टेम्परेचर नहीं है। तो कहने का मकसद ये था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पर होता है। अब मैं आपको मेन पॉइंट्स बता दूं, इस मेन पॉइंट्स के ऊपर क्या चीजें हैं रिकवरी के ऊपर शुरू होने, सब जो पॉइंट्स हैं आपको इसका डायमेंशंस मालूम होने चाहिए कि क्या डायमेंशंस हैं। देन यू शुड नो द वर्किंग कि सिलिका चेंबर्स हैं, एक मेन चेंबर है, उसके अंदर आपके सिलिका चेंबर हैं जिसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, और वही प्रोसेस है कि एक चार्जिंग होल एट द टॉप होता है, यानी होल आप दोगे टॉप से। अब क्या होता है कि ये जो इसके अंदर ओपनिंग्स डाउन भी हैं, टॉप पे भी हैं। कोल आप इंट्रोड्यूस करोगे सिलिका चेंबर में और चेंबर को बंद कर दोगे। हर चेंबर के साथ एक रीजेनरेटर होगा। दिस इज चेंबर 1, चेंबर 2, चेंबर 3, चेंबर 4। हर एक के साथ एक सेपरेट रीजेनरेट होगा जो हीट को जेनरेट करेगा या हीट प्रोसेस को कंटिन्यूएशन रखेगा, क्योंकि मुझे एक हाई टेम्परेचर चाहिए। तो फर्स्ट चेंबर के साथ रीजेनरेटर 1, सेकंड चेंबर के साथ रीजेनरेटर 2, थर्ड चेंबर के साथ रीजेनरेटर 3, फोर्थ के साथ रीजेनरेटर 4। ये जो चारों रीजेनरेटर हैं ये आपस में सेपरेटेड हैं। जो सेकंड और थर्ड रीजेनरेटर हैं, एक में आप एयर प्रोड्यूस सर एयर दे आपकी रहे हो, आवाज एक में आप बिल्कुल कट प्रोड्यूसर रही है। गैस दे रहे हो। आप इन अच्छा, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो आवाज कटती है तो मुझे बता दिया करें, मैं रुक जाऊंगा और वहीं से कंटिन्यू करूंगा। ये जो आपके रीजेनरेटर है ना, ये आपस में लिंक नहीं है। लिंक से नहीं है का मतलब ये कि चारों के अंदर अलग प्रोडक्ट्स हैं। जो आपका रीजेनरेटर 2 है उसके अंदर आप एयर को देते सर दोबारा कट रही है। कट रही सर, क्यों समझ देते नहीं हो? आ रही। क्योंकि सर आपको वही सर कॉन्सेप्ट वही है HTC सर का। आवाज कट आपको रही सर पूरी आपकी आवाज जी कट गई, बीच में कट गई थी सर बिल्कुल ही। मैं दोबारा से जुबैर ने डिस्कनेक्ट किया, उसने मेरा पासवर्ड लिया था, हो सकता है 3 नेट चल रहे हो तो स्लो हो गया हो। जुबैर ने अपना बंद कर लिया है, उसको मैंने पासवर्ड लेकर दिया है, यहाँ से लेकर गया था कि मुझे कुछ निकालना है, अब मुझे चेंज करना। चलो देखते हैं। अच्छा सही है। अब आवाज क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं रीजेनरेटर की बात कर रहा था। देखें 4 चेंबर हैं आपके पास, चेंबर 1, चेंबर 2, चेंबर 3, चेंबर 4। हर चेंबर के पास एक रीजेनरेटर है। रीजेनरेटर 1, रीजेनरेटर 2, रीजेनरेटर 3, रीजेनरेटर 4। रीजेनरेटर का मकसद ये है कि हीट को सर्कुलेट करता रहे, रीजेनरेट करता रहे हीट को, ताकि आपकी प्रोसेस कंटिन्यूअस रहे, आपके पास एक हाई टेम्परेचर हो। ये जो चारों रीजेनरेटर है ना, ये आपस के अंदर डिफरेंशिएटेड हैं। डिफरेंशिएट इस तरह हैं कि चारों के अंदर अलग सब्सटेंसेस जाएंगी। जो रीजेनरेटर 2 और रीजेनरेटर 3 हैं, एक में एयर जाएगी, एक में प्रोड्यूसर गैस जाएगी। एयर जाएगी रीजेनरेटर 2 में, प्रोड्यूसर गैस जाएगी रीजेनरेटर 3 में। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि एयर क्यों दे रहे हैं? इसका आंसर वही है जिस तरह बीहाइव ओवन के अंदर एयर दी गई थी। एयर क्यों दी गई थी? कि आपका जो कोल की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाए। तो यहां भी आप सत्तार साहब आरिफ भाई को वहां से बुला लेना, यहीं से चीख रहे हैं आप। तो एयर को आप हीट करने के लिए
एयर को आप कार्बनाइजेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप एयर प्रोवाइड कर रहे हैं चेंबर 2 में। चेंबर 3 के अंदर आप प्रोड्यूसर गैस कर रहे हैं। बाकी जो 2 चेंबर हैं, चेंबर 4 और चेंबर 1, इन दोनों में फ्लू गैस जाती है। प्रोसेस होने के बाद जो फ्लू गैस प्रोड्यूस होगी वो इन दोनों के अंदर चली जाएगी। तो एक आपकी फ्लू गैस यहां पर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ गैस, दूसरी आपकी फ्लू गैस यहां जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट गैसेस। ये दोनों हो गई। अब जो आप सर आपकी आवाज कट रही है। पूरी कोकिंग प्रोसेस, तो उस कोकिंग प्रोसेस और आवाज कट रही है आपकी। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस या इस प्रोसेस के अंदर 4 चेंबर्स हैं। अब जो आपके 4 चेंबर्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कौन से में कौन सा कंपोनेंट जाएगा। ये जो बैरल्स हैं, बैरल्स का मतलब ये जो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं इसके अंदर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। मगर एक चीज कोल गैस भी होती है, कोल गैस सेपरेट होती है, वो तो आपको मिल गई, वो टॉप से आपको मिल गई, सेपरेट हो गई। तो ये इसकी मेन हिस्ट्री थी। अब मेन जो चीजें हैं वो ये है कि आपको ये तो मालूम है कि चारों चेंबर किस तरह सेपरेट हो गए। आपको ये भी मालूम है कि टेम्परेचर 1200 होना चाहिए चेंबर्स के अंदर, मगर जो आपके रीजेनरेटर्स हैं उनका टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री होना चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ रीजेनरेटर के अंदर हैज बीन रेज्ड टू 1000 डिग्रीज। चलें, ये भी निकल गया। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि फर्स्ट एंड फोर्थ रीजेनरेटर्स आर हीटेड बाय हॉट फ्लू गैसेस। जो आपकी हॉट फ्लू गैसेस निकल रही हैं वो आपके फर्स्ट और फोर्थ रीजेनरेटर को हीट करती हैं। रीजेनरेटर का मैंने आपको कहा था कि वो टेम्परेचर को हीट करता है ना, रीजेनरेट करता है। तो जो टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, जो ये वाला रीजेनरेटर है 4, ये इस फ्लू गैस से हीट होगी जो यहां से आ रही है। और जो ये वाला रीजेनरेटर है 1, ये इन वेस्ट गैसेस से हीट होंगी, क्योंकि ये गैसेस भी गर्म होंगी। ये क्यों गर्म है? क्योंकि टेम्परेचर अबाउट 1000 टू 1200 है। तो ये जो चीजें हैं ये आपस के अंदर इन 2 फ्लू गैसेस से ये हीट हो गई। जो बाकी बचे जो आपके चेंबर 2 और 3, ये यूज होते हैं फॉर हीटिंग द इनकमिंग एयर एंड गैस मिक्सचर। जब आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आपने अज्यूम किया कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, आपको मेटलर्जिक कोक मिल गया, आपने मेटलर्जिक कोक को रिमूव किया। जिस तरह बी हाइव ओवन के अंदर यू हैड टू क्वेंच द विद वाटर, you had to quench the water to reduce the particulate matter to make the coke more usable and friendly। उसके जो क्या नाम है हैजर्ड्स हैं वो कम करने के लिए इसके अंदर भी आप इसको क्वेंच करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्रोसेस इज द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट कार्बनाइजेशन is about 12 to 20 hours, which is significantly less than the 96 hours. The efficiency is more about 70%. Valuable byproducts कौन से होते हैं जो हमें चाहिए? कोल गैस gaseous form, tar liquid, ammonia gaseous, can be liquefied if you want, hydrogen sulfide, benzene can be recovered from the flue gas. Is everyone with me till now? अभी मेरे साथ हैं? आवाज आ रही है? अच्छा, ये एक प्रोसेस थी। अब इस प्रोसेस को करने के बाद मैंने आपको कहा कि मेरे प्रोडक्ट्स रिकवर हो रहे हैं, और वो प्रोडक्ट किस तरह रिकवर हो रहे हैं? वो प्रोडक्ट रिकवर हो रहे हैं टैन BH से, यानी उसी ऑर्डर के अंदर ये रिकवर हो रहे हैं। तो अब हम जाते हैं बात टैन BH करने के लिए। अब टैन BH करने के लिए ये देखें, रिकवरी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। सबसे पहले टार, द कोक ओवन गैस इज फर्स्ट पास थ्रू अ टावर इन विच लिकर अमोनिया इज स्प्रेड। सबसे पहले जो आपकी कोक ओवन गैस है ना, जो यहां से निकल रही है फ्लू गैस के तौर पे,
इसीलिए मैंने यहाँ पे पूछा था मुबशिर से कि यहाँ पर ये कौन से फेज में होगी। दिस फेज इज गैस, क्योंकि द टेम्परेचर इज हाई, तो इस फेज को लिक्विड नहीं लिख दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। लिक्विड पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत हाई है। क्लियरली लिखा हुआ है द कोक ओवन गैस। ये जो गैस होती है ये पहले टावर में चली जाती है, इट इज गोइंग इन द गैस फेज, गैस फेज, गैस फेज, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये गैस के लिए मैं किस चीज़ से स्प्रे कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक शावर बना हुआ है, ये आपको दिखा रहा है कि ऊपर से इस टावर के अंदर कोई चीज़ स्प्रे की है। ये चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ स्प्रे हो रही है। तो इधर क्या मैं स्प्रे करूँगा, मैं स्प्रे करूँगा लिकर अमोनिया स्प्रेड। लिकर अमोनिया मीन्स अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म, अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर अमोनिया को स्प्रे किया जो लिक्विड फॉर्म में है। जब मैंने अमोनिया को स्प्रे किया, जो मेरा टार है, क्योंकि अमोनिया उससे डेफिनेटली कोई रिएक्ट करेगा, एक रिएक्शन होगा, जो मेरा टार है यानी मेरा जो लिक्विड प्रोडक्ट रह गया, टार एंड डस्ट, वो कलेक्ट हो जाएंगे टैंक में बिलो। इस टैंक के नीचे मेरे पास जगह होती है, वो यहाँ पर जाकर टैंक में मेरे पास बिलो हो जाएंगे। क्या चीज हो जाएगी, टार हो जाएगा, टार के साथ डस्ट हो जाएगी, विच इज हीटेड बाय स्टीम। उसको मैं फर्दर H2O या स्टीम से हीट करूंगा, कॉइल टू रिकवर बैक द अमोनिया स्प्रेड। मैं दोबारा इसको स्टीम कॉइल से क्यों हीट करूंगा, मैं इसलिए स्टीम कॉइल से रिकवर करूंगा कि मैंने जो अमोनिया स्प्रे की है उसको मैं रिकवर कर लूं। मुझे चाहिए कि मैं कम से कम वेस्टेड करूं। मैंने अपने तौर से थोड़ी सी अमोनिया यहाँ पर ऐड की थी ना, उसको रिकवर करने के लिए मैं स्टीम ऐड कर रहा हूं। यानी प्रोसेस सिंपल है। मेरे पास फ्लू गैस के अंदर कोक गैस निकली, उसको हम कोक गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कोक प्रोडक्शन से बाहर निकलती है। कोक गैस इज इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म इट गोज इनटू द फर्स्ट टावर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये ऑर्डर में जा रहा है 10BH, यू कैन नॉट टेक आउट हाइड्रोजन सल्फाइड फर्स्ट एंड देन टेक आउट टार। तो द कोक गैस गोज इनटू द फर्स्ट टावर, जो आपका टार वाला टावर होगा। उसके अंदर आप क्या करोगे, आप लिक्विड अमोनिया स्प्रे करोगे। आपने लिक्विड अमोनिया जब स्प्रे की तो वो अमोनिया जो आपका है वो कोक गैस से रिएक्ट करेगा, कूलिंग होगी, बिकॉज इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। ठंडक की वजह से कंडेंसेशन होगी, कूलिंग होगी। जो आपका सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड मटेरियल है, जो आपका टार है, वो नीचे आकर सेटल हो जाएगा। उस टार के अंदर डस्ट भी होगी। आपने उसको फर्दर हीट कर दिया एक स्टीम कॉइल से। स्टीम का मतलब वाटर क्रॉस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री से ऊपर से वाटर के ऊपर आपने हीट किया स्टीम से। स्टीम से द ओनली रीजन फॉर हीटिंग विद स्टीम इज कि जो आपने ये अमोनिया शावर किया था ना, वो आप रिकवर कर सकते हो। दैट इज द ओनली रीजन। यहां पर टार का काम कंप्लीट हो गया, ये आपको टार मिल गया इन सिंपल वर्ड्स। अब अमोनिया की बारी है। अब जो आपकी गैस है दैट इज पास थ्रू द अदर टावर वेयर वाटर इज स्प्रेड। पहले टावर में क्या हुआ था, पहले टावर में अमोनिया स्प्रे हुई थी। यहां से जब एक टावर में आपके पास लिक्विड यहाँ पर सेटल हो गया, डस्ट सेटल हो गई, जो आपके पास जो गैस है, हॉट गैस जो कंटिन्यूस आ रही है, वो जो गैस है वो पहले टावर से लेकर हॉट गैस जो है वो दूसरे टावर में आ गई, इस टावर में आ गई। इस टावर के अंदर आपने अमोनिया स्प्रे नहीं किया, आपने पानी स्प्रे किया। So you spray the water in the second tower. The gas is then passed through the other tower where water is sprayed. Ammonia is converted to ammonium hydroxide. जो आपकी जो अमोनिया है, अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है ना, उसका रिएक्शन अगर आप पानी से करोगे तो वो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा। और ये सेंस भी बनाता है अमोनिया प्लस वाटर। तो आपकी जो अमोनिया है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आप उसको रिकवर कर सकते हो। ये आपने अमोनिया को कैप्चर कर लिया। तीसरे टावर पे आ जाओ। तीसरा टावर है नेफ्थलीन। द गैसेस आर अगेन पास थ्रू अ टावर इन विच cooled water is sprayed and naphthalene gets condensed. यहां पर
water was sprayed, क्योंकि यहाँ पर temperature does not matter. यहाँ पर your water is cooled water, यानी ठंडा पानी. तो किसी ने अगर दोनों में पानी लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा. अमोनिया के लिए वाटर का टेम्परेचर डज नॉट मैटर, बट फॉर हियर इट हैज टू बी कूल्ड वाटर या कोल्ड वाटर. तो कोल्ड वाटर आप जब स्प्रे करोगे तो आपका जो नेफ्थलीन कंपोनेंट है वो आपका कंडेंस होकर नीचे आ गया, वो सेटल हो जाएगा. आपको तीसरे टावर के अंदर आपको आपका नेफ्थलीन मिल गया. यहां से आप आगे चलो बेंजीन की तरफ. द गैसेस आर देन पास थ्रू एन अदर टावर वेयर पेट्रोलियम इज स्प्रेड. बेंजीन जो होता है ये अब आपका एक चीज होता है हाइड्रोफोबिक रिएक्शन. एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है. बेंजीन जो है वो डेफिनेटली पेट्रोलियम के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा. इसीलिए बेंजीन के लिए हम वाटर से नहीं स्प्रे कर रहे, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से स्प्रे कर रहे हैं. तो नेफ्था के लिए, नेफ्थलीन को बनने के लिए हमने कोल्ड वाटर से स्प्रे किया था, बेंजीन को बनने के लिए हम पेट्रोलियम से स्प्रे कर रहे हैं. व्हेन वी स्प्रे इट विद पेट्रोलियम, व्हाट हैपेंस इज, जैसे नेफ्थलीन के अंदर वो सेटल हो गया था नीचे आकर, बेंजीन विल कंडेंस एंड फॉर्म अ लिक्विड. सो इस टैंक के अंदर आपके पास बेंजीन आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में. यहां तक आपकी गैस है, कोक गैस. यहां आए पेट्रोलियम आपने स्प्रे किया. बाय पेट्रोलियम आई मीन यू कैन स्प्रे इट विद एनी टाइप ऑफ ऑयल. आप हैवी ऑयल कर सकते हो, आप लुब्रिकेटिंग ऑयल कर सकते हो, आप कोई अदर मिनरल ऑयल कर सकते हो. सिर्फ उसका फंक्शन ये है कि बेंजीन आपको रिकवर हो जाए. अब पेट्रोलियम का ये मतलब नहीं है कि आप उसको गैस से कर लो या एलपीजी से कर लो, एक सेंसिबल चीज से, कोई ऑयल से, कि आप अपने बेंजीन को नीचे डिस्प्लेस कर सको. सही है. चौथा कंपोनेंट हो गया. आ जाएं पांचवें कंपोनेंट की तरफ, हाइड्रोजन सल्फाइड. द रिमेनिंग गैसेस, जब आपने बेंजीन को भी रिमूव कर लिया, जो आपके पास बची कुची रिमेनिंग गैसेस बची, जो आपके पास बची कुची रिमेनिंग गैसेस बची बेंजीन को रिमूव करने के बाद, दे आर देन पास थ्रू अ प्यूरिफायर पैक्ड विद मॉइस्ट आयरन ऑक्साइड. पांचवें कंपोनेंट के अंदर आप आयरन ऑक्साइड से उसको रिएक्ट करते हो, क्योंकि आयरन ऑक्साइड और सल्फर का रिएक्शन होगा तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगी. हाइड्रोजन सल्फाइड आप इसलिए रिकवर कर रहे हो, ये फर्दर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो सकता है. तो पांचवे के लिए आप आयरन ऑक्साइड से उसको रिएक्ट करवाओगे. अब ये जब हो गया, जो फाइनल गैस रह गई विच इज लेफ्ट आउट इज कॉल्ड द कोल गैस एंड इज यूज्ड एज अ गैसियस फ्यूल. यानी आपने जब पूरी प्रोसेस कर ली तो इन्होंने यहां से एक कोल गैस निकाल ली है, अज्यूम कर के सारी चीजें आपने यहां से रिमूव कर ली हैं, प्यूरिफाई कर लिया है. तो यहां से जो फाइनल गैस निकली है वो डिफरेंशिएट करने के लिए वो जो गैस है वो जो आपकी है गैसियस फॉर्म में, इसलिए ये सेपरेट है. बाकी जो सारी चीजें हैं ये लिक्विड फॉर्म में हैं, क्योंकि अमोनिया जब आप रिकवर कर रहे थे तो आपने क्या फॉर्म किया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड था. तो ये जो टावर के अंदर है वो लिक्विड में है, जो बाहर जा रहा है यहां से वो गैस में है. इंपॉर्टेंट चीज आपको याद ये रखनी है, पहला स्प्रे किसका होता है, पहला स्प्रे होता है अमोनिया गैस का. दूसरा स्प्रे किसका होता है, पानी का. तीसरा स्प्रे किसका होता है, कोल्ड वाटर का. चौथा स्प्रे किसका होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, पेट्रोलियम ऑयल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पांचवा स्प्रे किसका होता है, पांचवा आप एक आयरन ऑक्साइड से पास करते हो. सो दिस इज एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रही है. ऐसा नहीं है कि पहले आप आयरन ऑक्साइड कर दो फिर आप टार को करो, तो पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा. तो यहां से आपकी गैस जा रही है, यहां गैस जाकर टार सेपरेट हो गया, लिक्विड हो गया. रिमेनिंग गैस गोज ओवर हियर, यू ऐड वाटर ओवर हियर, सॉरी टार के लिए यू ऐड अमोनिया ओवर हियर, सेटल हो गया. देन द गैस गोज इनटू द सेकंड टावर के अंदर यू ऐड वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस, you go, then the gas goes into the third tower के अंदर cold water is added, sprayed, naphthalene is produced, settles at the bottom. Then the gas will go into the fourth tower, petroleum product is sprayed, benzene settles,
गैस विल गो इन टू फिफ्थ टावर, आयरन ऑक्साइड से ये पास होगा, आयरन ऑक्साइड ही था ना? यस सर। जी सर, iron oxide say is going to pass. After passing with the iron oxide, hydrogen sulfide is going to be retained. अब जो बची कुची ये है ना, वैसे तो इन्होंने ये दिखा दिया कि यहाँ भी एक ओपनिंग है, यहाँ पर जो अब बच गया वो कोल गैस है, मगर इन्होंने इस डायग्राम के अंदर कोल गैस को अज्यूम कर लिया कि ये सेपरेट बन गया है, क्योंकि एक फिगरेटिव डायग्राम है। वैसे अगर प्रोसेस होती तो यहाँ से एक कनेक्शन होता कोई, तो आप ये अज्यूम कर लें कि ये जब सारी प्रोसेसेस हो गई, तो उसके बाद जो बची कुची जो चीज है वो कोल गैस है। अब एक चीज आप ये देखें कि यहां पर जितने भी एरोज हैं ना वो इस तरह जा रहे हैं, विच अगेन वही चीज बात हो रही है कि एरो इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, यानी यू कैन नॉट कम फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड टू बेंजीन, यू गो फ्रॉम फ्लू गैसेस टुवर्ड्स दिस वे। और ये एक फर्दर एक डायग्राम है। अब वही चीज है, आप ये देखें, ये एक सिंपल डायग्राम है मगर बात वही है उसी ऑर्डर के अंदर। हो सकता है थोड़ा लाइट हो मगर मैं आपको बता रहा हूं। कोक ओवन गैस, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोक ओवन गैस है जो आ रही है। कोक ओवन गैस आई मेरे पहले टावर के अंदर, यहां पर लिक्वर अमोनिया डाला, जैसे अगर आपको डायग्राम बनाने को आ गया, दिस इज इवन अ सिंपलर डायग्राम, तो आपने यहां से लिक्वर अमोनिया डाला, अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आपने जब डाला तो आपका यहां पर एक सॉल्यूशन बन गया, यहां पर जो सॉल्यूशन बन गया, दिस सॉल्यूशन इज योर टार। और इस सॉल्यूशन टार को मैंने आपको कहा था कि आप क्या करोगे, आप इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप H2O स्टीम को डालोगे तो स्टीम के जरिए आप क्या रिकवर कर सकते हो, आप अमोनिया गैस NH3 रिकवर कर सकते हो। यानी मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि अमोनिया एज अ गैस कैन बी रिकवर्ड, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ HTC इज अमोनिया गैस, तो आपको यहां पर अमोनिया गैस मिल गई। ये जो लिक्विड है दिस इज नॉट अमोनिया गैस, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मगर मैंने आपको शुरू में कहा था डिफरेंशिएट बिटवीन LTC एंड HTC इज कि LTC के अंदर अमोनिया लिक्विड बनता है और HTC में अमोनिया गैस बनता है। तो ये आपका अमोनिया गैस बन गया जो आपने सेपरेट टावर के अंदर यहां से कलेक्ट कर लिया। अब जो आपकी बची कुची गैस बची माइनस द टार, वो जाता है दूसरे टावर के अंदर। दूसरे टावर के अंदर आपने वाटर स्प्रे किया, जब व्हेन यू स्प्रे विद वाटर तो आपका जो अमोनिया था वो बन जाएगा NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, विच इज ऑल्सो अ लिक्विड, अच्छा ये सेपरेट हो गया। देन यू गो इनटू द थर्ड टावर, लुक एट द थर्ड टावर, वाटर एट लो टेम्परेचर, water at low temperature, it clearly says low temperature या cold water, this is the most important word, ये word नहीं भूलिएगा कि low temperature है या cold water है। जब मैंने water at low temperature ऐड किया तो मेरा जो है नेफ्थलीन सेटल हो गया। बाकी जो गैस है, टू फेज रीजन है, बाकी जो गैस है वो चली गई चौथे टावर के अंदर। इन्होंने चौथे टावर को वॉश ऑयल बोला है, you can call it a petroleum product, you can call it a wash oil, you can say an oil in the petroleum industry, क्योंकि आपको बेंजीन को फॉर्म करना है ना, तो बेंजीन फॉर्म करने के लिए आपने उसको वॉश ऑयल से रिएक्ट किया। यहां पर इन्होंने लाइट ऑयल लिखा है बट इट इज बेंजीन, क्योंकि इसी लाइट ऑयल से बेंजीन और एरोमेटिक्स फॉर्म होते हैं। तो जो चौथा जो आपका प्रोडक्ट जो यहां बनेगा वो बेंजीन बनेगा, सही है। अब पांचवें टावर में देखें, जब ये गैस जा रही है तो आपने ऊपर से कुछ स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि ये सारे लिक्विड्स थे। आयरन ऑक्साइड इज नॉट अ लिक्विड, इट इज पास थ्रू आयरन ऑक्साइड। क्लियरली ओवर हियर I had written the final gas which is left, hydrogen sulfide, the remaining gases are then passed through a purifier packed with moist iron oxide. That is not a liquid, you cannot spray it. तो पांचवे के ऊपर स्प्रे नहीं हो रहा है, पांचवे के ऊपर क्या हो रहा है कि ये पास कर रहा है आयरन ऑक्साइड से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जगह जगह पर इट इज पासिंग थ्रू आयरन ऑक्साइड। जब ये आयरन ऑक्साइड से पास होगा तो मेरे पास जो नीचे रह जाएगा वो रिमूवल ऑफ H2S रह जाएगा। द ओनली कंपोनेंट ओवर हियर वुड बी H2S। अब बाकी जो बाहर निकल रही है
वो आपकी निकलेगी प्योरिफाइड गैस, यानी सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई हैं, एंड दिस गैस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द कोल गैस. सो दैट इज द वे हाउ कोल गैस इज फॉर्म्ड. अल्लाह, टाइम पे कंप्लीट कर लिया. एनी